अस्सलाम दोस्तों, फखर में खुशामदीद। मारंग लांगो ने सिविल हॉस्पिटल कोयटा से लाशें क्यों चुराई? अहम तरीन इंकशाफ ना सिर्फ सामने आ गया है बल्कि इस हवाले से एक वीडियो की भी खबर गर्म है और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे भेद खुलते हुए ना सिर्फ नजर आएंगे बल्कि बलूचिस्तान में पाई जाने वाली मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के ताने बाने कहां कहां पर जाके मिलते हैं। जनाब, ये सारा भेद भी खुलने जा रहा है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि इस हवाले से जो गर्मा गर्म खबर मैं ईद वाले दिन आपकी खिदमत में लेके आया हूं जनाब, ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है बल्कि ये इस पूरे के पूरे नेक्सस को आपके सामने मुकम्मल एक्सपोज कर रख देगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। मारंग लांगो ने लाशें क्यों चुराई, उसको ये हदायत कहां से मिली और उन लाशों में ऐसा क्या था जिसको छुपाना मकसूद था। सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब इलामा अडयालवी साहब की, यानी इमरान अहमद खान नियाजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, अल मारूफ इलामा अडयालवी, क्योंकि उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लीडरान जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही ट्वीट को रीट्वीट करी जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट मारी जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने अपनी ईद का दिन अपने अपने सेल में तन्हाई में गुजारा और चूंकि इमरान खान को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, तो जनाब कोई पहाड़ गिर गया। यकीनी तौर पर पहाड़ गिर गया होगा। लेकिन उस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है जिसका जिक्र जुनेद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद बबांगे दोहल अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ना सिर्फ इस बात का इजहार किया था कि ईद के तीनों दिन पाकिस्तान भर से जो अवामुन नास है उसका एक ठाठे मारता हुआ समंदर इमरान खान के साथ ईद अडयाला जेल में मनाएगा। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ईद मनाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, सपोर्टर, लीडर, MPA, MNA, पार्टी ओहदेदार वो अडयाला जेल के बाहर खड़ा होगा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 बज चुके हैं, दोपहर 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक अडयाला जेल के बाहर कोई बंदा परिंदा पर मारता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जो पार्टी के लीडरान हैं, जो पार्टी के वर्करान हैं, वो अगर अपने लीडर के साथ मुखलिस नहीं है, अपने लीडर की हदायत के मुताबिक अडयाला जेल के कुर्बो जवार, मैं अडयाला जेल के सामने तो मुमकिन ही नहीं था, अडयाला जेल के कुछ तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के अहाते में भी कुछ 10-15 लोग इजहारे यकजहती के लिए जमा नहीं हो सके, तो फिर अडयाला जेल के हुकाम के ऊपर जनाब इस बात का जो है वो इल्जाम क्यों आयद किया जाए कि जनाब इमरान खान को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली। और अगर बिलफर्ज वाकईतन ऐसा है कि इमरान खान को जनाब ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली, तो इमरान खान का खुद इस हवाले से मौकफ मौजूद है कि मेरी 27 साल की जद्दोजहद है। गुज़िश्ता 27 साल जब इमरान खान साहब की तरफ से सियासत का आगाज किया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक कोई एक ऐसी तस्वीर जहां पर इमरान खान साहब किसी अवामी मुकाम पर मौजूद हों, वहां पर उन्होंने नमाज ईद अदा की हो और नमाज ईद अदा करते हुए उनकी कोई तस्वीर हो, तो जनाब जो सजा आप देंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, मां सिवाय उस एक तस्वीर के जो बनी गाला में इमरान खान साहब ने दोपहर 2 बजे नमाज ईद अदा की थी, या वो नमाज ईद जो इमरान खान साहब ने 126 दिन के धरने के दौरान इलामा ताहिरुल कादरी की अमामत में अदा की थी और सलाम फेरते ही इमरान खान साहब उठ के खड़े होकर जनाब ताहिरुल कादरी साहब से ईद मिलना शुरू हो गए। और ताहिरुल कादरी साहब ने उन्हें कहा कि पाइन पागल हो गए हैं, अभी तो मैंने दूसरा खुतबा देना है और उसके बाद दुआ कराई जाएगी और दुआ के बाद ईद मिलेंगे। तब इमरान खान साहब वापस जाके अपनी सीट पर बैठे। इसका मतलब यह है कि उनको तो खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जनाब ईद की नमाज पढ़नी कैसे है या ईद की नमाज होती क्या, कभी पढ़ी हो पाए तो पता लगे। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे चक्कर के अंदर एक नया सोशल मीडिया के अंदर चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की गई जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के हवाले से जिस डेवलपमेंट का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, अमूमी तौर पर देखा यह जाता है कि जब लोहा गर्म होता है ना, तो उसके ऊपर चोट मारने के लिए बहुत सारे किरदार सामने आ जाते हैं। हालिया दिनों में जाफर एक्सप्रेस के सानहे के बाद जब पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इस अज़्म का इजहार किया गया कि जनाब हमने
रियासत की साख के ऊपर, रियासत की सालमियत के ऊपर हमला करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करना। इनके घरों में घुसकर जाकर इनकी खोपड़ी में सुराख करेंगे। जब रियासत की तरफ से इस अज़्म का इजहार आया और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार आया कि बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द तंजीम का साथ देने वाला दहशतगर्द है, तो इस सारे अमल को डिफ्यूज करने के लिए मारंग लांगू सामने आई और मारंग लांगू की गिरफ्तारी के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मारने के लिए जनाब अख्तर मेंगल साहब भी आगे मैदान अमल में। अब अख्तर मेंगल साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और लॉन्ग मार्च इस वक्त ये जो है लखपास के मुकाम के ऊपर रुका हुआ है। ना लॉन्ग मार्च आगे जा रहा है, ना लॉन्ग मार्च खत्म हो रहा है। और इसी दौरान जो हुकूमती वफ्द है उसके सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात इतवार के रोज़ हुए थे, वो मुज़ाकरात हो गए थे नाकाम, जिसके बाद बीएनपी मेंगल ने अपने मुतालबात पूरे होने तक लखपास से धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। और अख्तर मेंगल ने इस बात पर जोर दिया था कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक डॉक्टर मारंग लांगू अल मारूफ डॉक्टर मारंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को रिहा नहीं कर दिया जाता। और जब तक वो रिहा नहीं होंगे ना लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा ना धरना ख़त्म होगा। उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आ गया। दूसरी जानिब हुकूमत के यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है आज ईद वाले दिन। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का बरमला इजहार किया है कि वो तमाम लोग जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया या वो तमाम लोग जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके लाशों को चुराया, माफी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि उन लाशों का कुछ ना कुछ ऐसा इंपैक्ट जरूर है जिसका रियासत जिसको किसी भी सूरत नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं। और ये बात सबको मालूम है कि वहां पर 5 खुदकुश हमलावर थे, 9 खुदकुश हमलावर थे जाफर एक्सप्रेस में, जहां पर मुख्तलिफ 3 टोलियों के अंदर उन्होंने 3 लोगों को बिठाया हुआ था। कुछ लोगों को दाएं बाएं सराउंडिंग्स के अंदर था और 2 लोग जो थे वो बोगियों के अंदर मौजूद थे। ठीक है जी, 5 लोग थे जिनको दहशतगर्द थे, जिनकी लाशें सिविल हॉस्पिटल कोयटा में मौजूद थी। उनमें से एक खातून भी थी। ठीक है जी, एक खुदकुश हमला आवर खातून थी और मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक कलात में जो भी वाकया हुआ था वहां से उसको शायद जो है ना वो किया गया था। अब ये 5 लाशें वहां पर मौजूद थी। इस हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से और उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से रह चुका है और वो जनाब मुख्तलिफ अहम पोजीशंस के ऊपर काम कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि डॉक्टर मारंग, ठीक है जी, लांगू साहिबा की तरफ से ये जो अमल किया गया था लाशों को चुराने का, इनफैक्ट सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद उस सिचुएशन को डिफ्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब उस सिचुएशन को अगर डिफ्यूज करना था तो उसके लिए दीगर पॉलिटिकल फोरम से जिनके जरिए इस सारे अमल को किया जा सकता था, लेकिन लाशें चुराने के लिए जो माहौल को क्रिएट किया गया वो इनफैक्ट मशकूक था। अब मेजर मुनम उनका नाम है, उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है और उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो इस वक्त की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है सिविल हॉस्पिटल में, उससे पहले ये जो मीटिंग्स थी रॉ के साथ, क्योंकि और उन्होंने नाम लिया है रॉ के एक ऑफिसर का, रुमेश कुमार, उन्होंने उसको कोट किया बंदे को। उनका ये कहना है कि रुमेश कुमार के साथ मुलाकातें हुई थी और रमेश कुमार ने ही ये जाफर एक्सप्रेस के हवाले से पूरे का पूरा जो प्रोग्राम था उसको मुरतब किया था। अच्छा, उसमें बुनियादी चीज ये थी कि इस ट्रेन को, वो जो सुरंग नंबर 8 थी ना, उसके अंदर जाकर इसने ट्रेन ने फंसना था।
और उस चक्कर के अंदर ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के कब्जे में रहती, क्योंकि ना उसका हेड नजर आता ना उसकी टेल नजर आती, और उस पर अटैक करके दहशतगर्दों से इस ट्रेन को वागुजार कराना ना सिर्फ निहायत मुश्किल होता, बल्कि हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते हुए उनके सामने सरेंडर करना पड़ता। लेकिन हुआ इसके बरक्स। हुआ यह कि ट्रेन के उस टनल के अंदर दाखिल होने से पहले वो जो ट्रैक था उसको धमाके से उड़ा दिया गया, और बहरहाल चंद 100 फीट का फासला रह गया था ट्रेन के हेड का और टनल के हेड का। इसके बाद उसने चले जाना था, लेकिन चूंकि ट्रेन का वो जो है टनल में जाने से पहले ही ट्रैक को उड़ा दिया गया, लिहाजा ट्रेन ओपन में आके रुक गई, जिसकी वजह से वो प्लान सारे का सारा चौपट हो गया। अब उसके साथ अगर आपको याद हो तो जिस वक्त ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, तो ये बात बीएलए की तरफ से बरमला उनका एक नुमाइंदा नकाब पोश था, मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। उसमें उसने इस बात का इज़हार किया था कि ये एक मास्टर प्लान है और इसके अंदर किसी तरह की कोई वो गुंजाइश नहीं है ऊंच नीच की। और उनके ज़हन में भी ये था, क्योंकि अगर ट्रेन टनल के अंदर फंस जाती फिर वाकयातन उसको वागुजार कराना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। अब होता उसके बरक्स है, पाक फौज नहायत ही मशाकी के साथ नहायत कम वक्त के अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन को ना सिर्फ कंप्लीट कर लेती है, बल्कि वो खुदकुश हमलावर जो कि मुसाफिरों में बैठे हुए थे उनकी खोपड़ियों में भी सुराख करती है, और फिर जनाब ये लाशें जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, मुसाफिर वागुजार हो जाते हैं, सेफली वो अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो असल रॉ हैंडलर्स थे वो राब्ता करते हैं बीएलए के साथ, और बीएलए से कहते हैं कि जनाब वो जो लोग हैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के अंदर, हमें उनकी रिमेन्स चाहिए। अब रिमेन्स क्यों चाहिए? इसका मतलब यह है कि उन लोगों को ट्रैक करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस या ऐसी चिप्स उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट की गई थी जिनका ताल्लुक उनकी धड़कन के साथ था और उनका मौजूदगी उसके साथ इस्टेब्लिश होती थी, क्योंकि अगर वो चिप्स पोस्टमार्टम के दौरान बरामद कर ली जाती तो ये सारे का सारा खेल खुल जाना था। बताया यह गया है कि डॉक्टर मारंग को इसी वजह से लॉन्च किया गया, अदरवाइज इस पूरे प्रोग्राम के अंदर उसका कहीं जिक्र ही नहीं था, उसने तो इस बीएलए के खेल में आना ही नहीं था। लेकिन चूंकि मकसद उन लाशों को निकालना था कि जनाब इनका डीएनए ना ढूंढ लिया जाए और ना ही इनके अंदर से वो जो सिग्नल ट्रैकिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जो चिप्स लगी हुई हैं, वो ना बरामद हो जाए। उस चक्कर के अंदर वहां पर सिविल हॉस्पिटल के बाहर मुजाहरा किया गया, लाशों के ऊपर दावे किए गए, फिर सिविल हॉस्पिटल पर धावा बोला गया। वहां पर जब देखा कि जनाब वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके पास महज लाठियां हैं, तो खुद वहां पर फायरिंग को अरेंज करके 3 लोगों को मारा गया। और मारने के बाद हंगामे वो जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके जज्बात को भड़काया गया, सिविल हॉस्पिटल में घुसा गया, वहां से लाशों को निकाला गया और फिर लाशें रातों रात लापता हो गई। आप अंदाजा करें कि आज डॉक्टर मारंग लांगू को गिरफ्तार हुए हुए 1 हफ्ता से ज्यादा अरसा हो चुका है, और सानिया जाफर एक्सप्रेस को भी कोई तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं, 15-18 दिन हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान वो जो सिविल हॉस्पिटल से लाशें चुराई गई थी उनका भी तक कोई सुराग नहीं लगा कि वो किधर गई। जमीन खा गया, आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ना ही इस बात का किसी को अंदाजा है कि जनाब वो लाशें किधर गई। इसका मतलब यह है कि उन लाशों में उनकी जो आइडेंटिटी थी, उसका जो डीएनए था, उसको छुपाना लाजिम था, और इसीलिए जनाब उन लाशों को चुराया गया ताकि उनमें जो भी ऐसी ट्रैकिंग डिवाइसेस थी वो निकल रहा है, क्योंकि निकल आती तो पता चल जाना था कि जनाब ये ट्रैकिंग डिवाइसेस कहां से खरीदी गई, किसने खरीदी, कहां से ये लगाई गई, हर एक चीज ने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाना था। लिहाजा वो लाशों को डॉक्टर मारंग के जरिए वहां से निकाला गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया यह जा रहा है कि रॉ की एक मीटिंग को ट्रैक किया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर नहीं हुई, एक यूरोपीय मुल्क में हुई, और इसके हवाले से कुछ शवाहिद मौजूद भी हैं और कुछ ऐसे जो ट्रेसेस हैं इन मुलाकातों के हवाले से वो जहां पर डॉक्टर मारंग खुद भी मौजूद है वो अवेलेबल है। और बताया यह जा रहा है कि इन वीडियोस के अंदर ये जो लोग हैं जो इस वक्त
बलोचों के सबसे बड़े जो है ना वो हमायती या उनके तर्जुमान बन के सामने आ रहे हैं, ये रॉ एजेंट्स के साथ बैठकर गुलछड़े उड़ा रहे हैं। और ये वाली वीडियोस जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये ना सिर्फ इस वक्त बहुत सारे भेद खोलेगी, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली वीडियो नुमाइश के लिए रेडी है और आने वाले चंद दिनों में और मुमकिन तौर पर अप्रैल के अंदर ही ये जो वीडियोस हैं ये जनाब मंजर आम पर आ जाएंगी। और मंजर आम पर आने के बाद ये जो वीडियोस हैं ये इस पूरे के पूरे खेल को कतई तौर पर ओपन कर देंगी, बलोचों के सामने भी, पाकिस्तानियों के सामने भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी। और फिर उसके बाद वो लोग अख्तर मैंगल साहब समेत जो इस वक्त बड़ी लोहा गर्म दे के ना अपना सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रिक होता है सियासतदानों के पास, ये ट्रिक होते हैं कि जनाब जिथे देखा रश होते हैं जनाब उस तरह की दुकान अपनी भी ला ली। उन्होंने कहा हो ये डॉक्टर मारंग इस वक्त रश ले रही है तो जनाब मुझे भी अपना रेट जरा बढ़ाना चाहिए, तो अपना रेट बढ़ाने के लिए भाईजान आगे मैदान अमल में कि मेरा भी रेट बताओ, मेरा हफ्ता बताओ, तो जनाब वो अपना वो जो है वो कर लेंगे। लेकिन जब ये चीजें एक्सपोज होकर सामने आएंगी तब अख्तर मैंगल साहब के पास भी कोई फेस सेविंग नहीं होगी। क्या कहेंगे कि जनाब ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी है, कतई तौर पर ऐसा नहीं होगा। जो चीज आएगी वो कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ आएगी। और जिस तरीके से ये चीजें भी सामने आ रही हैं ये बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि ये बता रही हैं कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सी कुव्वत कौन सा खेल खेल रही है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।